नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो मीन राशि वालों के लिए है कि वर्ष 2025 उनके लिए कैसा जाने वाला है और ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो उनके लिए क्या कह रही हैं। तो आइए जानते हैं ग्रहों की क्या स्थितियां हैं आपके लिए। तो साल की शुरुआत में ही मंगल पतित हो जाएंगे और शुक्र बहुत समय तक उच्च के रहेंगे आपके। और 28 जनवरी को वो आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे मीन राशि में, जो कि उनकी उच्च की राशि है। और साढ़े 3-4 महीने तक वो वहीं पर रहेंगे, उच्च के होकर रहेंगे। और साल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होने वाली है इस वर्ष, वो है आपकी जो राशि है उसके स्वामी, अर्थात आपके लग्नेश जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनका अतिचारी रहना। वो इस वर्ष उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है और इसीलिए वो 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे इस वर्ष। तो 13-14 मई के आसपास उनका गोचर होगा और वो आपके चौथे भाव में आएंगे जहाँ पर मिथुन राशि है। और 6 महीनों तक वो यहाँ रहेंगे। उसके बाद उनका राशि परिवर्तन फिर से होगा और वो आपकी जन्म कुंडली के 5वें घर में आ जाएंगे और वहाँ पर वो उच्च के होकर बैठेंगे। 5 दिसंबर तक वो वहीं पर रहेंगे और उसके बाद फिर से वो मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे। तो ये रहा देवगुरु जो बृहस्पति हैं, जो कि बहुत अतिचारी हैं, उनकी स्पीड बहुत तीव्र होने वाली है इस वर्ष। तो उनके रिजल्ट आपको मिलते ही रहेंगे। तो ये आपके लग्नेश हैं, तो एक प्रकार से बहुत ही रचनात्मक वर्ष आपके लिए ये होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां आपके लिए क्या कह रही हैं और वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल तीसरे घर में आपके पतित हो जाएंगे और क्षमा करें, चौथे घर में पतित होकर वो मिथुन राशि में आ जाएंगे 21 जनवरी को। और जब कोई मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी ग्रह पतित कब होता है, जब वो बहुत लंबे समय तक कोई ग्रह वक्रीय होता है या अपने शुरुआती अंश में ही वो पतित वक्रीय हो जाता है, तो फिर वो ग्रह जो है वो पिछली राशि में गिर जाता है। इसे ग्रहों का पतित होना कहते हैं और इस इंग्लिश में इसको फॉलन प्लैनेट कहते हैं। तो एक तो मंगल हैं आपके लिए योग कारक बनते हैं और मीन के लिए, मीन राशि वालों के लिए मंगल जो हैं वो योग कारक ग्रह बनते हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं और प्रॉपर्टी के भाव में ही आकर पतित हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, हो सकता है कि वो पूरी हो जाएं, क्योंकि जब कोई ग्रह पतित होकर पिछली राशि में जाता है तो उसका उद्देश्य ही यही होता है कि कुछ पुराने छूटे हुए ऐसे काम जिन्हें वो समय से पूरा नहीं कर पाया था, वो अब इस समय आकर वो पूरा करेगा। तो यदि कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, तो कोई कंस्ट्रक्शन आप करवाना चाह रहे थे और किसी कारणवश पैसा कम पड़ गया था या कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से आप घर का कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन नहीं करवा पा रहे थे, कोई इशू आ गया था, तो ये वो समय होगा जब आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी जिसको आप बेचना चाह रहे थे नहीं बिक रही थी, तो वो इस समय भी आप कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये समय आपका बहुत अच्छे रहने वाला है। तो मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के साथ साथ वो आपके धन स्थान के भी स्वामी हैं और इन दोनों के स्वामी होकर वो आपकी राशि के चौथे, आपकी लगन के चौथे भाव में बैठे हैं। तो भाग्य की वृद्धि होगी, कोई रुका हुआ धन है, पैसा है, वो जो जिसमें ये भी हो सकता है कि आपके परिवार के बाकी सदस्य भी इन्वॉल्व हों, तो वो आपको वापस मिल सकता है। और बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, तो वो भी तीसरे भाव में आकर वो मार्गी हो जाएंगे, दूसरे भाव में आकर वो मार्गी हो जाएंगे। 4 फरवरी को वो मार्गी, पहले से वो वक्री चल रहे थे अक्टूबर के शुरुआत में, परंतु 4 फरवरी 2025 को वो वृष राशि में आएंगे और वृष राशि में आकर वो मार्गी हो जाएंगे। तो यानी जीवन में इस समय यदि आपके जो कर्म हैं और आप आपने कर्मों के आधार पर यदि आपने कुछ काम ऐसे थे जो इसमें आप बहुत मेहनत कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहे थे, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय वो काम आपके पूरे होंगे। आप कोई रिस्क लेंगे इस समय में, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही क्लियर रहेगा। नई नई चीज़ों की आप शुरुआत कर पाएंगे
और नई चीज़ों की शुरुआत करने से ही आपके जीवन में एक गति आपको प्राप्त होती रहेगी। तो तीसरे घर में बृहस्पति जब मार्गी होकर बैठेंगे तो इस समय आप रिस्क लेंगे। पुराने ऐसे काम जो आप शुरू करने के बारे में सोच रहे थे परंतु नहीं कर पा रहे थे, रिस्क नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय वो आप रिस्क ले सकेंगे और अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। तीसरा भाव स्किल का भी होता है, सीखने का होता है। तो आपने जो स्किल्स आपने ग्रहण की थी, जो चीज़ें आपने सीखी थी, अब उनको इम्प्लीमेंट करने का समय आएगा। तो नई स्किल को सीख कर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और फिज़िकल और मेंटल इसमें आपको जो है काफ़ी लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो बृहस्पति आपको इस समय में अच्छे रिज़ल्ट देंगे, आपकी स्किल और मेहनत दोनों साथ में जुड़ जाएँगे, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। शुक्र की बात करते हैं। वैसे तो शुक्र का गोचर सिर्फ 27 या 28 दिनों के लिए होता है, परंतु इस वर्ष शुक्र जो है वो एक लंबे समय के लिए अपने उच्च की राशि में, मीन राशि में, जो आपके लग्नेश हैं वहाँ रहेंगे, यानी आपके लगन में रहेंगे। तो जनवरी में वो 28 जनवरी के आसपास आपके लगन में आ जाएंगे और वहाँ पर वो 3, साढ़े 3, 4 महीनों तक रहेंगे। बीच में वो वक्रीय भी हो जाएंगे, परंतु 31 मई तक वो यहीं पर रहेंगे। तो कोई भी उच्च का ग्रह जब लगन में होता है तो वो अच्छे ही परिणाम देता है। और जो शुक्र हैं वो आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपको जो है वो अच्छा ही परिणाम देंगे, भौतिक संपन्नता बढ़ेगी, विवाह के योग बनेंगे। सप्तम भाव को वो देख रहे होंगे तो जो विवाह है उसमें आपके जो संबंध हैं, जो मैरिड लाइफ है आपकी, वो अच्छी होगी। आपका जो आर्थिक दृष्टिकोण है वो बदलेगा, आर्थिक लाभ होगा, अचानक से लाभ हो सकता है। आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत इम्प्रूव होगी, आप महँगी चीज़ें खरीद सकते हैं, महँगे घर, महँगे वाहन आप ले सकते हैं और आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो कुछ समय तक राहु जो है वो शुक्र के साथ भी रहेंगे क्योंकि राहु का गोचर मीन राशि में है। तो जब राहु और शुक्र एक साथ बैठेंगे तो राहु विदेश के कारक भी हैं और शुक्र जो है वो अष्टमेश हैं। तो विदेश से संबंधित आपको लाभ इस समय में प्राप्त हो सकते हैं। गुप्त धन और गुप्त तरीकों से जो मिलने वाले जो धन के सोर्स हैं उसमें भी इस समय वृद्धि होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि तीसरे भाव के स्वामी जो हैं वो पहुँचेंगे आपके लगन में और लगन के स्वामी पहुँचेंगे तीसरे भाव में। तो ये बहुत ही अच्छा योग बनेगा कि आप जो भी कार्य करेंगे, जो मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलताएँ मिलेंगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा राजयोग बन रहा है। शुक्र बृहस्पति की राशि में चले जाएँगे और बृहस्पति शुक्र की राशि में चले जाएँगे। तो ये एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, जीवन को एक नए दृष्टिकोण भी देगा क्योंकि 8वें घर का भी परिवर्तन यहाँ पर बन रहा है और 8वां घर गुप्त साधनाओं का है। तो गुप्त साधनाओं को करने का इस समय आपको मौका मिलेगा। आप बहुत समय से करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे, इस समय में करेंगे। तो गुप्त साधना यदि करना चाहें तो मेरी सलाह है कि किसी गुरु की आप आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी आपको, तो उनकी सलाह ज़रूर ले लें। तो तभी आप गुप्त साधनाएँ करें क्योंकि उससे ही आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो शुक्र जो है वो आपको जीवन में एक नया रास्ता दिखाएँगे। इतने लंबे समय तक शुक्र का लगन में रहना, यानी आपको तो आर्थिक संपन्नता मिलेगी ही, आपके परिवार को भी आर्थिक संपन्नता इस समय में प्राप्त होगी। अब 29 मार्च एक ऐसा दिन होगा जब 6 ग्रह जो हैं वो आपके लगन में आ जाएँगे। शुक्र और राहु वहाँ पहले से ही हैं, शनि भी आ जाएँगे, सूर्य और बुध भी होंगे और चंद्रमा भी वहीं पर होंगे। तो मैदिनी ज्योतिष पर तो जब 6 ग्रहों का जमावड़ा किसी भाव में होता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है मैदिनी ज्योतिष के अनुसार। आपके ऊपर भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। अपने मस्तिष्क को स्थिर रखने का प्रयास करें और सेहत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसे समय पर कुछ विशेष घटनाएँ होनी संभव होती हैं, विश्वव्यापी घटनाएँ। हो सकता है दूर-दराज किसी विश्व के किसी हिस्से में लड़ाई झगड़ा और युद्ध की संभावनाएँ बन जाएँ। मेरी तो यही भगवान से प्रार्थना है कि हमारे देश में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जीवन में पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये बहुत अच्छा सहयोग बनता है, बहुत अच्छा समय है।
पॉपुलैरिटी आपको प्राप्त होगी। इतने सारे ग्रह जब सप्तम भाव को देखेंगे तो ये भी आपके लिए एक तरह से योग कारक ही होगा। आपके व्यापार के लिए, आपकी पर्सनल किसी भी तरह की जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए, पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो शनि देव हैं उनका भी गोचर इस वर्ष हो रहा है, तो वो भी 29 मार्च को आपकी लगन में आ जाएंगे। यानी आपका पूरा जीवन ही बदलने वाला है। तो नए अवसर आपको मिलेंगे। आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, ऐसा जीवन आपका परिवर्तित होगा। पूरा दृष्टिकोण ही जीवन के प्रति आपका बदल जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो नई यात्रा आपकी प्रारंभ होगी, क्योंकि जीवन को हम लगन से ही देखते हैं। और ऐसा था कि आज तक आप चाहते तो बहुत कुछ थे, परंतु कर कुछ नहीं पा रहे थे। परंतु ये वर्ष ऐसा होगा जब आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को जी पाएंगे। ऐसी बहुत सी इच्छाएं जिन्हें आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो इस समय में आप पूरी करेंगे। तो शनि महाराज जो हैं वो 30 वर्ष के बाद आते हैं लगन में। तो फिर से वो आ रहे हैं इस बार आपके जीवन में, आपकी लगन में आ रहे हैं। तो जो आप पहले से जो आपके विचार थे वो इस समय बदलेंगे। जो आप पहले सोच रहे थे, आपका दृष्टिकोण बदलेंगे। क्योंकि और मेहनत तो कराते ही हैं शनि, तो इस वर्ष में आप बहुत अधिक मेहनत करने वाले हैं। आप जैसा जीवन जीना चाहते थे उस तरह का जीवन जीने की संभावनाएं आपकी बनेगी। विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा, विदेश से धन कमाने का मौका मिलेगा, विदेश में काम करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपके नए सोर्स ऑफ इनकम जो हैं वो बदल सकते हैं। पहले किसी तरीके से आप धन कमा रहे थे, इस वर्ष आप किसी और तरीके से धन कमाएंगे। आइए शनि महाराज की दृष्टियों की बात करते हैं। तो शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर। और तीसरा भाव जो है वो स्किल का है, आपकी मेहनत का है, छोटी मोटी यात्राओं का है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शनि भी मेहनत कराते हैं, और तो मेहनत और स्किल दोनों मिलकर आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आप रिस्क ले पाएंगे। तो जो शनि है वो आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव के स्वामी भी हैं, और क्षमा करें, आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, और लगन में आकर बैठ गए हैं। तो ये भी एक तरह का जो और तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो फिर ये काम त्रिकोण बन गया। आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस समय में हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल आप अपने जीवन में व्यावहारिकता लाएंगे, प्रैक्टिकली होकर सोचेंगे। क्योंकि आप जीवन में व्यावहारिक होना बहुत ज़रूरी है। तो 12वें घर के स्वामी तीसरे घर को देखेंगे, तो फिर विदेश यात्राओं से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इन 2 ढाई सालों में आपको विदेश यात्राओं से भी आपको जाना पड़ सकता है। और जो शनि महाराज हैं उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। तो शनि महाराज जो हैं वो जिनका विवाह बहुत समय से अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में वो उनको विवाह की संभावनाएं बन सकती हैं। जिनका विवाह काफ़ी लेट हो गया है, अब तक नहीं हो पा रहा है, तो वो इस समय विवाह के बारे में सोच सकते हैं। वैसे तो विवाह की कोई भी आयु नहीं होती है, जब अच्छा जीवन साथी मिले तभी करना चाहिए। और जब तक ना मिले तब तक विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विचारों का फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा बहुत देर हो जाए तो इससे कोई बुराई नहीं है। परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो जिनका विवाह थोड़ा लेट हो गया है, नहीं हो पा रहा है, तो उनके योग बनेंगे। और जिनके विवाह में डाइवोर्स की संभावनाएं बनी हुई हैं, जो अलग होना चाहते हैं, जीवन को एक नई राह पर लाना चाहते हैं, उनकी डाइवोर्स की संभावनाएं इस समय में बनने लगेंगी। सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आपका विवाह यदि अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर उसका अंत करके आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब सप्तम भाव में शनि का प्रभाव पड़ेगा। सप्तम भाव पब्लिक इमेज को सुधारने का भी है। तो जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और शनि सप्तम को देख रहे हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो व्यापार से आपको पैसा मिलेगा। 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेशों से इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई अपना पुराना व्यापार है उसको ख़त्म करके नया व्यापार भी इस समय में आप शुरू कर सकते हैं। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पर। ये करियर का भाव है, बहुत अच्छा है।
तो 11वें घर के स्वामी लगन में बैठकर जब दशम भाव को देखेंगे तो करियर में लाभ बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। तो 12वें घर के स्वामी जब दशम भाव को देखेंगे तो विदेशों से लाभ, विदेशों में जॉब चेंज के योग भी बन सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि विदेशों में आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस समय में करिए, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो शनि जो है वो एक प्रकार से तीसरे घर को भी कनेक्ट कर रहे हैं, 10वें घर को भी कनेक्ट कर रहे हैं और 11वें घर को भी कनेक्ट कर रहे हैं, और 12वें घर के तो वो स्वामी हैं ही, लगन में बैठे हैं तो दशम भाव को देख रहे हैं। तो ये आपको एम्बिशियस भी बनाता है और काम त्रिकोण को भी जोड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सफलता के बारे में बात करता है कि आप इस समय में सफल हो सकते हैं। तो जीवन में आपको इस समय सफलता मिलने के बहुत अधिक चांस हो सकते हैं। तो आइए बृहस्पति की बात करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई को गोचर करेंगे और आपके चौथे भाव में आकर वो बैठ जाएंगे, और जहाँ पर मिथुन राशि है। तो लगन के स्वामी केंद्र में ही आएंगे तो राजयोग ही बनेगा। तो चौथा भाव खुशियों का होता है, इमोशनल चीज़ों के लिए भी चौथा भाव होता है। तो आपके लिए जो खुशियाँ भी बढ़ेंगी और इमोशनल खुशी भी बढ़ेंगी, भावात्मक खुशियाँ भी इस समय में आपको बढ़ सकती हैं। धन का लाभ होने की संभावनाएं हैं, प्रॉपर्टी में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि के ही कारक हैं। तो यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे थे तो वो इस समय आप ले सकते हैं। घर में आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं, और बृहस्पति धर्म के कारक हैं तो घर में धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं। धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिल सकता है आपको, तीर्थ स्थान पर जाने का मौका आपको मिल सकता है। तो तीर्थ स्थान पर जाने का तात्पर्य ही होता है कि सही अर्थों में खुशी की प्राप्ति होना, और वो इस समय में आपको हो सकती है। तो आप इस समय अपने परिवार के साथ मिलकर खुशियाँ मना सकते हैं। तो बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो धन, अचानक से धन प्राप्ति का योग बढ़ेगा, ज्ञान और विद्या की भी वृद्धि होगी, क्योंकि यह दोनों ही चीज़ें अष्टम भाव से आती हैं। और गुरु का प्रभाव होगा तो साधना के लिए भी किसी गुरु की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। तो जब आप गुरु की दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, तो यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं। अष्टम भाव को सैरोगेसी और आईवीएफ के लिए भी जाना जाता है। तो जो महिलाएं नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रही थी, गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, वो इस समय में बृहस्पति के प्रभाव से आईवीएफ या सैरोगेसी के द्वारा संतान की प्राप्ति कर सकती हैं। तो बृहस्पति का गोचर है वो जीवन में बहुत सारे अवसरों को लेकर आता है। तो उनकी गति बहुत तेज है। इस 14 मई को वो आपके चौथे भाव में आएंगे और 18 अक्टूबर को वो वहाँ से निकलकर पंचम भाव में आपके आ जाएंगे, जहाँ पर उनके उच्च की राशि है। और चूंकि बृहस्पति बहुत स्पीड में है तो इसलिए इनका जो रिज़ल्ट है वो भी हम तेज ही मान सकते हैं। तो जब वो यहाँ बैठेंगे तो बृहस्पति जिस समय चौथे भाव में बैठेंगे तब उनकी दृष्टि पड़ रही होगी आपके दशम भाव पर, और दशम भाव पर गुरु की दृष्टि होगी तो प्रमोशन के योग बनेंगे। फिर दशम से सप्तम में बैठकर वो दशम को देख रहे हैं, यानी पद की और पद प्राप्ति और प्रमोशन मिल सकते हैं। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया एक्सपोजर आपको मिल सकता है, नाम और यश आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दशम भाव जो है वो पद प्राप्ति का भाव भी होता है। तो अच्छा पद मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और 10वां भाव जो है वो कर्म का है। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो कर्म के साथ भाग्य जुड़ गया तो सफलता मिलने से कौन रोक सकता है। इस तरह इस समय में आपको अपने करियर को ग्रो करने का मौका मिलेगा, और जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी, नए रोल्स आपको मिलेंगे, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और आपकी जो दशम भाव है उसमें बृहस्पति की राशि है। तो बृहस्पति चौथे भाव में बैठकर अपनी स्वयं की राशि धनु को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो फिर इस समय में और उनकी एक दृष्टि, उनकी नवी दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ेगी, तो वो फिर विदेश जाने के योग भी बनाएंगे। हो सकता है आप अपने जॉब के सिलसिले में कंपनी की तरफ से विदेश जा रहे हों, या विदेशों में आपने अप्लाई कर रखा हो, इस समय उसका परिणाम आ सके। तो ये सब चीज़ें इस समय में हो सकती हैं। शनि का प्रभाव लगन पर है, वहाँ पर 6 ग्रहों का प्रभाव होगा, और बृहस्पति का प्रभाव आपके 12वें भाव पर है।
तो इस प्रकार से आपको अपने जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। बृहस्पति जो है वो 4, 8 और 12 3 घरों को जोड़ रहे हैं, और 4, 8 और 12 मोक्ष के भाव माने जाते हैं। तो आपको तीर्थ स्थानों पर जाने का मौका मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये योग बहुत अच्छा है। आइए राहु केतु की बात करते हैं। तो राहु और केतु भी 18 मई के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके राहु आपके 11वें घर 12वें घर में चले जाएंगे जहाँ पर कुंभ की राशि है, और केतु आपके छठे घर में चले जाएंगे जहाँ पर सूर्य की राशि सिंह है। और 12वां घर विदेशों का होता है, राहु भी विदेश के कारक हैं। तो और शुक्र भी जब 12वें भाव में बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो विदेशों से लाभ मिलेगा, गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी, आप भोग कर पाएंगे, मेहनत का फल आपको मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। तो लग्जरीज, आप जब लगन में शुक्र बैठेंगे तो जीवन में लग्जरीज प्राप्त होंगी, भौतिक सुख मिलेंगे। और 12वें भाव पर राहु का प्रभाव होगा, तो ये आपको विदेशों में कुछ ना कुछ आपके फ़ायदे करवाने के लिए होगा। तो 12वां भाव जो होता है वो लग्ज़री होती है, बेड प्लेज़र होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी है। और यही भाव जो है वो मोक्ष का भी माना गया है, साधना का माना गया है। तो ज्योतिष की यही विडंबना है कि इसी, और यही चीज़ ज्योतिष को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है कि एक ही भाव से भोग की बात भी करनी है और एक ही भाव से मोक्ष की बात भी करनी है। लेकिन तब ये वो समय होगा जब आपको प्रायोरिटी क्लियर होगी जीवन की, कि भोग की तरफ जाएं कि मोक्ष की तरफ जाएं। तो जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उन और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस समय में कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो इस समय में कीजिए, लाभ मिलेगा। और बृहस्पति तो वृद्धि के कारक हैं ही, 12वें भाव को देख रहे हैं, और राहु भी वहाँ है, तो प्रॉपर्टी बेचकर आप नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो फिर प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पर, और नवम दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। ये गुप्त धन का है और गुप्त स्रोत से आने वाली इनकम का भी है, तो वो भी इस समय में बढ़ सकता है। तो राहु और केतु जो हैं उसमें राहु और शुक्र जो हैं वो तंत्र और मंत्र के लिए जाने जाते हैं, और उसके बाद केतु का नाम आता है। तो यहाँ पर आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे, और भोग के कारक अष्टम को देख रहे हैं तो नए मौके मिलेंगे, आपको मेडिटेशन करने का मौका मिलेगा। और मेडिटेशन जिससे आप अभी तक भाग रहे थे, इस समय में आपको वो अच्छा लगने लगेगा। आप रिसर्च भी कर सकते हैं इस समय में कोई, यदि आप चाहें तो। और बृहस्पति अपना दृष्टि डालकर रिसर्च करने की जो आपकी इच्छा है उसको कई गुना बढ़ा देंगे। तो पैसा तो मिलेगा ही, साथ में आपको साधनाओं की भी प्राप्ति होगी, ज्ञान की भी वृद्धि होगी। तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। और केतु आपके छठे भाव में आ जाएंगे 18 मई को, तो यह लीगल चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। कोई यदि लीगल केस चल रहा था तो वो इस समय पूरा हो जाएगा, केस ख़त्म हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू केस ख़त्म होंगे। तो हमेशा कुछ ना कुछ जो परेशानियां लगी हुई थी वो इस समय में ख़त्म हो जाएंगी। और मीन राशि वालों की विशेषता होती है कि वो हर समय कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज्ञान की वृद्धि होगी, स्किल की वृद्धि होगी। और केतु जो है वो दशम भाव को भी देख रहे हैं, धन स्थान को भी देख रहे हैं अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि से। इस तरह से केतु अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपकी स्किल को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। और केतु और मंगल स्किल के कारक होते हैं, नॉलेज के कारक होते हैं, तो ज्ञान में भी आपकी इस समय में वृद्धि होगी। तो जॉब चेंज के योग भी बनेंगे जब केतु छठे भाव में आ जाएंगे। तो जो लोग आईटी से संबंधित काम कर रहे हैं, आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, इस तरह से संबंधित कोई काम करते हैं, ऐप डेवलपमेंट का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, उनके लिए केतु का यहाँ पर आना बहुत अच्छा रहेगा। तो केतु भी दशम भाव को देख रहे हैं, शनि भी दशम भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो ये आपके लिए सफलता की गारंटी को प्रूव कर सकता है। तो बस कमी क्या है, आपकी मेहनत करने की। बस आपकी मेहनत जुड़नी चाहिए, भाग्य तो आपका साथ, भाग्य और ग्रह तो आपका साथ दे ही रहे हैं।
तो 10वां भाव कर्म का है, बृहस्पति भाग्य है, शनि मेहनत है, केतु सूक्ष्मता है, सूक्ष्म ज्ञान है। तो एक प्रकार से बस कर्म और मिल जाए इसमें तो सफलता की गारंटी इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है। आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस पूरा जीवन बदल सकता है। ये वो समय होगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो इस समय में आपको उसके फल देखने को मिलेंगे। 7 जून को मंगल और केतु का मिलन होगा और छठे भाव में होगा। ये अंगारक दोष बनाता है। इसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पेट में समस्या हो सकती है। केतु पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो यदि कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था तो वो ख़त्म होगा, लीगल केस कोई चल रहा था तो वो ख़त्म होगा, कंपटीशन का रिजल्ट आ सकता है। केतु को मंगल का की तरह प्रभाव देने वाला ग्रह माना जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल जो है वो ऋणकर्ता और ऋणहर्ता दोनों ही हैं। केतु के साथ हैं, तो यदि आपके ऊपर कोई पुराना लोन चल रहा था तो वो इस समय में चुकता हो सकता है। 15 जून के आसपास सूर्य और बृहस्पति का मिलन होगा और दोनों मिलकर दशम भाव को देखेंगे। तो जो लोग भी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं, सरकारी जॉब के कारक हैं और बृहस्पति दशम और लगन के स्वामी हैं। तो सरकारी जॉब के योग बन रहे हैं। तो यदि आपने कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया हुआ है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो इस समय में आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। सरकार से संबंधित कोई केस अटक रहा था तो वो इस समय पूर्ण हो सकता है। और सूर्य जो है वो छठे घर के स्वामी हैं, चौथे घर में बैठे हैं। तो यदि आपकी कोई रंजिश चल रही थी, किसी से कोई वाद विवाद था, परिवार में डिस्टेंट रिश्तेदारों के साथ में कोई झगड़ा चल रहा था, कोई केस चल रहा था, तो इस समय उसको ख़त्म करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यदि इस कालखंड में इस 1 महीने में आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और रिज़ल्ट आने वाला है, तो फिर वो पॉज़िटिव आ सकता है। कोई सरकारी काम अटक रहा था तो वो पूरा हो सकता है। और बृहस्पति जो है वो 18 अक्टूबर को वृष राशि से निकल कर आपकी मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में जाएंगे, जो उनकी उच्च की राशि है। तो 3.5 महीने वो वहाँ पर रहकर रहेंगे और संतान के योग बनाएंगे, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी होता है। तो बृहस्पति संतान के कारक भी हैं, तो ये भाग्य का साथ देगा तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। विद्यार्थियों की नई जॉब लग सकती है, भाग्य में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, उच्च के हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। तो अच्छे योग बना रहे हैं। दशम से अष्टम में बैठे हैं और वो भी उच्च के बैठे हैं। तो करियर में यदि कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस समय में आपको सफलता मिलेगी, दूसरी जॉब प्राप्त हो सकती है। 5वां भाव मंत्रों का भी है, तो मंत्र साधना कर सकते हैं। बृहस्पति नवम भाव पर अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे तो पंचम से पंचम संतान की संभावनाएं बन जाएंगी। तो उच्च के बृहस्पति भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य बढ़ेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं, धार्मिक चीज़ों में रुचि बढ़ सकती है, धर्म के कार्य कर सकते हैं। यदि कोई मंदिर बन रहा है आपके आसपास तो उसमें आप दान पुण्य अवश्य कीजिए, वहाँ ज़रूर मदद कीजिए, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो नवा भाव शास्त्र का भी होता है, तो आप शास्त्र का पठन पाठन भी कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और लाभ स्थान पर तो 7वीं दृष्टि है बृहस्पति की, तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, कुछ रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे, जीवन को गति मिलेगी, क्योंकि 11वां भाव उपचय भाव है, तो मल्टीपल सोर्सेज से धन की प्राप्ति होगी। और बृहस्पति लगन को देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उच्च के होकर अतिचारी होकर लगन को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो फिर जीवन में एक नई रूपरेखा देने के लिए वो आए हैं। तो भाग्य की वृद्धि होगी, पूरे जीवन को ग्रोथ मिलेगी और धर्म, आपका लाभ, भाग्य, सौभाग्य सबकी प्राप्ति आपको इस वर्ष में हो सकती है। एक आइडिया मिलेगा आपको, जिससे जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, ये आपको नई राह मिलेगी। तो आध्यात्मिक स्तर पर और भावात्मक स्तर पर आपकी वृद्धि होगी इस वर्ष में। तो वर्ष 2025 जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो 10वें घर के स्वामी व 11वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी
और लगन के स्वामी, ये सब मिलकर लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो जीवन आपका काफ़ी बदल जाएगा। जीवन में नए मोड़ आएंगे, क्लैरिटी आएगी। जीवन को आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू करेंगे। बहुत कम लोगों को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, इस वर्ष आपको प्राप्त होंगे। आपके लिए कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताती हूँ, यदि आप करें तो आपको लाभ होगा। बृहस्पतिवार को दूध, गंगा जल, गुलाब जल, चंदन, ये सब से भगवान शिव का अभिषेक करें और शिवलिंग पर गुलाब के पुष्पों की माला चढ़ाएं, दिया जलाएं और ओम भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। तो शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, शिवाष्टक पढ़ सकते हैं। और गौशाला में बृहस्पतिवार के दिन आप कुछ दान पुण्य करें, उनके लिए यदि कुछ आप गौ के लिए कुछ सेवा कर सकते हैं तो वो अवश्य करें। दुर्गा जी को प्रसन्न करें, उनको किसी मीठी चीज़ का भोग लगाएं, फूलों की माला अर्पण करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो साथियों, ये रही मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 में होने वाली चीज़ों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।